हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज देखते हैं हम फिर से अपना जो एसएसटी का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट जो है ये वीडियो है। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लिए हुए हैं और एक दो क्वेश्चंस तो पेडागोजी के भी हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल की इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी से संबंधित, आप उसको देख सकते हैं। साथ में मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए अपना पहला प्रश्न। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी स्टूडेंट में भूकंप को लेकर के व्यवहारिक कौशल विकसित करना चाहते हैं तो इन चार ऑप्शंस में आपको किस पर जो है ज़्यादा बल देना चाहिए। तो हमारा इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हालिया भूकंप की घटना पर चर्चा करना, दूसरा है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, तीसरा है भूकंप के प्रकार और चौथा है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन है हमारे पास। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है और यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ये होगा यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है। मैंने विविधता पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है, हमारे अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, दूसरा है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, जबकि हमारा तीसरा कह रहा है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। और हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो हमसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। और ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये एकदम सही दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी नहीं है। जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो मतलब सुविधाएं हैं वो अलग तरह की है। जैसे कि वहाँ पे अगर कोई कानून बनाना होता है तो सारे लोगों से उस पर वोटिंग कराई जाती है। और ये मतलब बहुत जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ होता है। जैसे आइसलैंड वगैरह की जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरह के काम करा लेती हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी कम है, छोटा सा एरिया भी है। लेकिन अगर हमारे यहाँ प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी चलेगी तो एक कानून बनाने में ही लग जाएंगे 10 साल, क्योंकि आपको वोटिंग कराने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि अपने प्रतिनिधियों को मतलब चुन करके संसद में भेज देते हैं। तो जो संसद कानून नियम बनाती है ये मान लिया जाता है कि भारत की जनता ने मिल करके उसको बनाया है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है कि भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत की जनता को एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था जिनको पहले ही वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, तो ये बात सही थी। कुछ पढ़े लिखे लोगों को और जो समृद्ध लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह ठीक थी उनको स्वतंत्रता के पहले भी वोटिंग राइट मिले हुए थे। और जो ऑप्शन डी है ये भी ठीक है कि हम लोगों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेज देते हैं, वो लोग हमारे लिए जो भी नियम कानून बनाते हैं उसे हम फॉलो करते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में। और दूसरा है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो कि दिल्ली में है। और चौथा ऑप्शन है कि गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोल गुंबद
बीजापुर। और ये जो गोल गुंबज बीजापुर में है, ये बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, इन्हीं का मकबरा है, आदिल शाह का मकबरा है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें पूछ रहे हैं कि नस्तालीक है, यानी कि नस्तालीक क्या है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, जबकि हमारा दूसरा ऑप्शन है एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। तीसरा है कि मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर, और चौथा है उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, और ये जो है उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। ये जो आप देख रहे हैं नस्तालीक, यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी, उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। 4 ऑप्शन है हमारे पास, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जहांगीर, और जहांगीर जो है वो अकबर के बेटे थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ। जो जहांगीर थे ये स्वयं भी मतलब कि चित्रों को बनाने में रुचि लिया करते थे, और अपने राज्य में कई सारे चित्रकारों को भी रखे हुए थे। जैसे कि इनके जो राज्य में चित्रकार थे फेमस, उसमें एक नाम आता है उस्ताद मंसूर का। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। अबुल हसन और इनके साथ साथ फारूक बेग जैसे जो है चित्रकार इनके राज्य में रहा करते थे। फारूक बेग। आपको अबुल हसन और उस्ताद मंसूर तो ज़्यादातर टाइम पे मिल जाते हैं, लेकिन फारूक बेग के बारे में थोड़ा कम ही जानकारी लोग देते हैं। तो इन चित्रकारों को इन्होंने प्रश्रय दिया हुआ था। एक बहुत ही फेमस कोट है इनके बारे में। जहांगीर का मानना था, या जहांगीर खुद कहते थे कि मतलब कि अगर उनके किसी चित्र को, मतलब उनके यहाँ कोई ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें हाथ किसी और ने बनाया है, आँख किसी और ने, पैर किसी और ने, तो जो जहांगीर थे वो यह देख करके पता लगा सकते थे कि किस व्यक्ति ने या किस चित्रकार ने उस मतलब कि पेंटिंग का कौन सा अंग बनाया हुआ है। तो इतना ज़्यादा मतलब इनको चित्रकारी का शौक था जहांगीर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसीलिए चालू की गई थी ताकि, 4 ऑप्शन है हमारे पास, सेना में भर्ती की जा सके। सेकंड ऑप्शन है राजस्व संग्रह में सुविधा हो। थर्ड ऑप्शन है धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है वो है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। और ये जो आप देख रहे हैं मनसबदारी प्रथा, इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो मनसबदारी प्रथा को 1575 में अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, और इसमें जो है इसका जो अर्थ होता है मनसबदारी का, तो अरबी भाषा में मनसबदारी का अर्थ होता है पद, और जिन्हें ये मनसब मिला करता था उन्हें हम मनसबदार कहते थे। और ये जो पद था, मतलब कि सपोज दैट किसी को ये पद मिला है, तो जो पद अपने आप में था वो मनसब कहलाता था, और जिन्हें यह पद मिलता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो था कि राज्य में साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 4, 3, फिर 5, देन 6। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। मैंने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन जो है NCERT की जो 7th क्लास की बुक है उससे लिया गया है, और ये मैंने तो इसको जो है PYQ लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है क्योंकि मैंने NCERT देखी है। चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दूसरा है होम इंस्पेक्टर, तीसरा स्टेशन हाउस अफसर, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है पुलिस अधीक्षक।
तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुलिस स्टेशन हाउस मास अफसर। स्टेशन हाउस अफसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में बताया जा रहा है। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें 2005 में संशोधन किया गया था और उस संशोधन के बाद इसमें क्या प्रावधान किया गया यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। लिंग समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून अधिकार, दूसरा है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, और तीसरा है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, और चौथा है हमारा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने विकिपीडिया से लेकर के वैसे ही लगा दी है, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ये जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है 2005 का, ये 1956 में एक मतलब इसका जो पहली बार ये जो आया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये 1956 का था और इसमें संशोधन 2005 में किया गया और ये 5 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त कर 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। यह विधेयक लाने के पीछे मूल उद्देश्य था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निहित संपत्ति अधिकारों में लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाया जाए और यह भारत में महिला अधिकारों को लेकर भारतीय कानून के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम भी माना जाता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है संसद। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है कहाँ से बताया, मतलब ये कहाँ बताया गया है, तो ये आर्टिकल 132 में बताया गया है कि कोई भी मतलब कि अगर कुछ भी कानून वगैरह बनते हैं तो उसका जो अंतिम व्याख्याकार होगा वो ना तो संसद होगी, ना भारत के राष्ट्रपति होंगे, ना ही अटॉर्नी जनरल होंगे, बल्कि न्यायपालिका होगी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। आदिवासी एवं दलित, दूसरा है केवल अल्पसंख्यक, तीसरा है दलित एवं अल्पसंख्यक, जबकि हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। नहीं सॉरी गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा दलित एवं अल्पसंख्यक यानी कि ऑप्शन सी। और ये जो है इसका जो है मैंने इसको भी विकिपीडिया से लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 जो कि 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, इसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया और यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों के का उत्पीड़न करता है। और इस अधिनियम में टोटल 5 अध्याय और 23 धाराएं जोड़ी गई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। ये भी मेरा PYQ से लिया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। गणतंत्रात्मक, दूसरा ऑप्शन है संघवाद, तीसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, जबकि चौथा है उदारवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संघवाद। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। केवल यूट्यूब की प्रैक्टिस पर भरोसा मत रखिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स से प्रैक्टिस कीजिए। केवल यूट्यूब के भरोसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, खुद भी पढ़ना पड़ता है, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं से पढ़ाई नहीं करेंगे।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।